Good morning, everyone, and welcome to my channel. In the previous video, we have completed the 11, that is creation of post वाला जो था up to 2 part, right? यहाँ तक हमारा कवर हो चुका था, right? अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में, that is this, ठीक है, जिसमें हम सुपर न्यूमररी पोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। थर्ड है आपका पॉइंट, द पावर कन्फर्ड ऑन अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। जो कोई भी जो पावर जो कन्फर की गई है किसके ऊपर, किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के ऊपर जो पावर दी गई है टू क्रिएट परमानेंट और टेम्पररी पोस्ट शैल नोट अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कब तक होनी चाहिए, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा उनको डायरेक्ट किया जाना चाहिए। बी एक्साइज सो एज टू ऐड सच पोस्ट टू एनी सर्विस और कार्डर अनलेस दैट सर्विस और कार्डर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट अथॉरिटी। जब तक वो जो मतलब वो वाली पोस्ट, कौन सी पोस्ट ऐड करनी है, जब तक वो जो पोस्ट है वो अगर उनके अंडर में है, कंट्रोल में है, ठीक है। सो अदरवाइज बी एक्साइज एज सो एज टू ऐड सच पोस्ट टू एनी सर्विस और कार्डर, ठीक है, कोई भी सर्विस या फिर कार्डर अनलेस दैट सर्विस और कार्डर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट अथॉरिटी, और वो उनके अंडर में भी होना चाहिए, ठीक है। द पावर कन्फर्ड ऑन अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू क्रिएट परमानेंट और टेम्पररी पोस्ट बी एक्सरसाइज्ड so as to add such post any service unless that service is cadre is under the control of the authority, ठीक है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। या फिर मतलब कि उनको जो है वो जो पोस्ट है ना या फिर वो जो कार्डर है, कोई सर्विस है, वो वही क्रिएट करनी है जो उनके अंडर में है, जो उनके अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट अथॉरिटी, ठीक है। अगर उनके कंट्रोल में है तो वही करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी मिनिस्ट्री की आप जो है पोस्ट वो अपने वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं प्रोवाइडेड, और अगर इस तरह से होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट से एक जो है प्रेसिडेंट के डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सब रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू पोस्ट्स बोर्न ऑन द कार्डर्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस। देखिए इसके अलावा कहता है कि ये जो प्रोविजंस है ऑफ दिस सब रूल जो है ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं होंगे, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे टू दी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। सीएसएस पर नहीं होंगे और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफी सर्विसेज पर नहीं होगे या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस पर नहीं होगी। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीएसएस पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज मे क्रिएट पोस्ट्स बट देयर इंक्लूजन इन दिस सीएसएस shall be subject to the provisions of the respective services और कार्डर स्कीम। तो वहाँ पर क्या है, इन केस में क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, क्या मतलब उनको दे टू टेक एनी काइंड ऑफ परमिशन ईदर फ्रॉम प्रेसिडेंट और फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो उन क्या कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे मान लीजिए डीओपीटी हो गए, दे कैन क्रिएट पोस्ट बट देयर इंक्लूजन इन द सीएसएस है शेल बी सब्जेक्ट। कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं वो, लेकिन उनकी जो इंक्लूजन होगा ना सीएसएस के अंदर, इट शेल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द रिस्पेक्टिव सर्विस। मतलब जो भी हमारे ये जो सीएसएस की जो सर्विसेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव कार्डर और सर्विसेज स्कीम्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा जो 11th पार्ट है इट्स डन। हम बात करते हैं अपना नंबर 12 की। हमारा जो 12 नंबर जो रूल है वो क्या कहता है, बोलते हैं अबोलिशन ऑफ पोस्ट। मतलब कोई भी एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मे सैंक्शन द अबोलिशन ऑफ पोस्ट व्हिच इज कंपेयरिंग टू क्रिएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर कोई भी मिनिस्ट्री, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का मतलब कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कॉम्पिटेंट है किसी भी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो उसको अबोलिश करने के लिए भी वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। 13 बोलता है पावर टू ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। अब पावर क्या क्या है आपकी जो मिनिस्ट्रीज है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट, उनकी पावर्स क्या क्या है, देखिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, ठीक है, जो भी इन रूल्स के अंडर में आता है उनके के अकॉर्डिंग के अलावा द डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट administrator and the head of department shall in relation to creation of posts, creation of temporary post, appropriation, reappropriation, incurring of contingent expenditure, incurring of missing expenditure and write off of losses have the powers respectively specified in schedule second, third, fourth, fifth, sixth and seventh। देखिए इसमें कहना कह रहा है मीन्स एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, मतलब सब्जेक्ट टू द, मतलब ये इन रूल्स में जो जो सब्जेक्ट मतलब जिसमें दे रखा है कि आपको ऐसा फॉलो करना है, उन रूल के अलावा, ठीक है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटर है, एचओडी है, इन रिलेशन टू क्रिएशन ऑफ परमानेंट पोस्ट हो गया, टेम्पररी पोस्ट होगा, अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन, इंक्लूडिंग ऑफ कंटिजेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट ऑफ लॉसेज, दे हैव गॉट ऑल द पावर रिस्पेक्टिवली स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2, 3, ठीक है। कौन कौन से शेड्यूल आपके दे रखे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, शेड्यूल आपको दे रखे हैं यहाँ पर कोई
शेड्यूल है आपके पास, यहाँ पर टोटल सेवन शेड्यूल है आपके पास इसके अंदर। तो पहला है लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो इसलिए वो नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से बोलते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, मतलब फर्स्ट को छोड़ के सारे के सारे जो है उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, में by general or special order confer powers not exceeding those vested in that department upon an administrative head of the department or any subordinate authority in respect of any matter contained in these rules। जो भी, जैसे मान लीजिए आप एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री के अंदर कोई दूसरी जो है डिपार्टमेंट आ गया उन्होंने, ठीक है। तो एक जो कोई भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अगर उनके पास वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से वो पावर कन्फर कर सकता है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग दोज, उस पावर से एक्सीड नहीं जितनी उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर, और किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय दीज रूल्स, तो वो इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। इससे पहले जो पावर ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हमने क्या बोला था यहाँ पे, कि कोई भी जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी है, ठीक है, दे हैव द पावर्स रिस्पेक्टिवली स्पेसिफाइड इन दिस, ठीक है। ओके, दूसरा बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं, ये कोई भी जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से कोई भी डिपार्टमेंट दे कैन कन्फर पावर, पावर दे सकते हैं, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग दोज वेस्टेड इन दैट डिपार्टमेंट अपॉन एन एडमिनिस्ट्रेटर या एचओडी, अपॉन एन या एचओडी को हम पावर दे सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पावर अंडर दिस सब रूल शैल बी रीडेलीगेटेड, बस ये है कि वो पावर जो है ये रीडेलीगेट नहीं होनी चाहिए, दैट नो पावर अंडर दिस सब रूल शैल बी रीडेलीगेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मान लीजिए आप किसी मिनिस्ट्री ने किसी डिपार्टमेंट को वो पावर दी, ठीक है, तो वो नहीं कि वो डिपार्टमेंट भी जो है अपनी तरफ से नीचे कोई उनके ऑफिस आता है तो उसको जो है उन्होंने वो पावर डेलीगेट, वो इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। इन रिलेशन टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट, राइट ऑफ लॉसेस, reappropriation of funds exceeding 10% of the original budget provision for either of the primary units of appropriation or subhead, that is the primary unit or subhead from which the funds are being reappropriated, or the primary unit or subhead to which the funds are to be reappropriated, or whichever is less, ठीक है। यहाँ पर एक लिमिट लगा दी इन्होंने कि 10%, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो है जो पावर से रीडेलीगेट नहीं कर सकते, क्रिएशन ऑफ पोस्ट के केस में राइट ऑफ लॉसेस नहीं कर सकते, और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एक्सीडिंग 10%, 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आप। रीअप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 10% से जो थोड़ा सा कम है ना, वो उसको कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 10% कर सकते हैं, बट एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओरिजिनल बजट प्रोविजन, ठीक है, फॉर ईदर ऑफ द प्राइमरी यूनिट, जो भी आपकी प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन को जो भी दे रखा है, तो मान लीजिए सैलरीज में आपको 20 लाख रुपए दे रखा है, तो ऐसा नहीं, उसका सिर्फ आप 2 लाख ही नीचे जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है एचओडी है, वो मतलब कि जो मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो जो है और अपना नीचे करना चाहे तो सिर्फ 2 लाख को ही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी सब हेड, दैट इज द प्राइमरी यूनिट, ठीक है, और सब हेड फ्रॉम विच द फंड्स आर बीइंग रीअप्रोप्रिएटेड, और द प्राइमरी यूनिट और सब हेड टू विच द फंड्स आर टू बी रीअप्रोप्रिएटेड, विच एवर इज लेस, 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। इसके आगे बोलता है द एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर है हम ये अभी इस वाले पॉइंट पर हैं, ये रहा, the administrator or head of a department referred to in subreal 2, ठीक है, इससे पहले वाले में, by an order in writing, उसको क्या करना पड़ेगा, एक राइटिंग में उनको करना पड़ेगा, ऑथराइज अ गजेटेड, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी एचओडी है यहाँ पर, ठीक है, एन ऑर्डर इन राइटिंग, राइटिंग में एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा जिसमें वो ऑथराइज करेंगे एक गजेटेड ऑफिसर को सर्विंग अंडर हिम टू एक्साइज टू सच एक्सटेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन सच एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सब रूल 2। तो मतलब वो जो है अपने तरफ से, जैसे कोई भी हमने क्या बताया, आपने आपके मिनिस्ट्री के अंडर में कोई डिपार्टमेंट आएगा, उस डिपार्टमेंट ने नीचे पावर कन्फर कर दी, किसी को 10% से ज़्यादा नहीं कर सकता अपने प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से, ठीक है, वहाँ तक कर दी। लेकिन वो जो एचओडी है, जो आपके डिपार्टमेंट के नीचे जो डिपार्टमेंट आया ना, वो क्या करेगा, उनके जो एचओडी होंगे वो क्या करेंगे, राइटिंग में लिख के देंगे, ऑथराइज करेंगे गेस्टेड ऑफिसर को, ठीक है, टू एक्साइज, और वो कितनी जो है टू एक्साइज की आपको वो जो पावर्स है कितनी एक्साइज करनी है, किस एक्सटेंट तक करनी है, तो उस ऑर्डर के अंदर लिख के देंगे, ठीक है। ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड की आपको सारी करनी है, कितनी करनी है। द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शैल हाउएवर कंटिन्यू टू बी रिस्पांसिबल फॉर द करेक्टनेस, रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द गेस्टेड ऑफिसर ऑथराइज। लेकिन ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एचओडी है ना, जो उस टाइम पे ऑथराइज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उनको ऑथराइज कर रहे हैं, ही शैल कंटिन्यू टू बी रिस्पांसिबल फॉर द करेक्टनेस, रेगुलरिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द गेस्टेड ऑफिसर। जो भी गेस्टेड ऑफिसर इस तरीके से ऑथराइज है, उनके लिए रिस्पांसिबल कौन रहेगा, वही एचओडी रहेंगे अभी, ठीक है।
an authority empowered by or under these rules to incur contingent expenditure or miscellaneous expenditure shall exercise such power subject to the following. अब कोई भी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एम्पावर की गई है अंडर दीज रूल्स टू इनकर आप कंटिजेंट एक्सपेंडिचर भी करते हो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब है सब, जो ये अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी एक तरीके से, ठीक है, यानी कोई भी मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो कोई भी एक मिनिस्ट्री अगर वो एम्पावर्ड है, ठीक है, टू अंडर दीज रूल्स टू इनकर कंटिजेंट एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है उनको, शेल एक्साइज सच पावर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, इन रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक सर्विस and for regulating the purchase of a stationery stores for the public service. The provision contained in Appendix 8 and Appendix 9 respectively to the GFR Rules 96 and subsidiary instruction and order on the subject rule shall be followed. तो उनको एक तरीके से GFR को फॉलो करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कंटिजेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इन रिगार्ड टू सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको GFR फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिगार्ड टू कंटिजेंट ऑन सच आइटम्स इन कॉलम 2 दिस other order restriction or scale specified in column 4 that shall be observed. तो आपको क्या करना है, स्केल स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 ऑफ दैट एनेक्सर वो आपको फॉलो करना है। इन रिगार्ड टू मिसलेनियस एनी रूल्स और स्केल एज मे बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी ऑब्जर्व्ड, जो भी प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट जो प्रिस्क्राइब करके वो आपको फॉलो करने हैं। अनलेस otherwise provided by any general or special order, it shall be within the competence of an authority to exercise the financial power delegated to an authority subordinate to it. तो जो है कोई अनलेस जो है कोई भी अगर कोई मान लीजिए जनरल रूल या कोई स्पेशल रूल जब तक नहीं आता, तो इट शेल बी विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ एन अथॉरिटी। तो ये जो है एक अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो एक मिनिस्ट्री जो भी है ना, जो भी मिनिस्ट्री है, टू एक्सरसाइज द फाइनेंशियल पावर डेलीगेटेड टू एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू इट, तो वो कर सकती है उसके अंदर, ठीक है। अनलेस अदरवाइज या तो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा मना किया जाए, अगर नहीं किया जाता है तो वो जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है ना, within the competence of an authority to exercise the financial power delegated to an delegate authority subordinate to, तो उसको delegate कर सकती है। The power delegated under these rules can also be exercised for a validation of an action. तो यहाँ पर जो है जो भी आप पावर डेलीगेट कर रहे हैं किसी अंडर दीज रूल्स, ठीक है, कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज, उसको भी एक्सरसाइज किया जाता है फॉर अ वैलिडेशन ऑफ एन एक्शन ऑलरेडी टेकन, मतलब आपने कोई ऐसा जो कोई एक्शन लिया है मान लीजिए, तो उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी ऑलरेडी इंकर्ड, और कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर लाइबिलिटी जो है अगर पहले से इनकर हो चुकी है, इवन व्हेन द अथॉरिटी वैलिडेटिंग द एक्शन और लाइबिलिटी द केस में हैड नो कॉम्पिटेंस टू डू सो एट द टाइम ऑफ एक्शन वाज टेकन और लाइबिलिटी वाज इनकर्ड। तो ये कह रहा है कि कोई भी जो पावर है अंडर जो है डेलीगेटेड अंडर दीज रूल्स कैन आल्सो बी एक्सरसाइज्ड फॉर अ वैलिडेशन ऑफ एन एक्शन ऑलरेडी टेकन। कोई भी एक्शन आपने पहले ले लिया उसको भी वैलिडेट कर सकती है वो, ठीक है, ठीक है, उसको भी पावर दे सकती है। और एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी ऑलरेडी इनकर्ड वो हो चुका है, इवन व्हेन द अथॉरिटी वैलिडेटिंग द एक्शन और एज द केस में भी हैड नो कॉम्पिटेंस टू डू सो, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी अथॉरिटी के पास इवन व्हेन द अथॉरिटी वैलिडेटिंग द एक्शन और एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी एज द केस में भी हैड नो कॉम्पिटेंस टू डू सो एट द टाइम ऑफ द एक्शन वाज टेकन और एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी वाज इनकर्ड, मतलब एक तरीके से रिट्रोस्पेक्टिवली भी वो ऐसा कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली भी वो ऐसा कर सकते हैं। ये बात बोलते हैं कि पावर डेलीगेटेड अंडर दीज रूल्स कैन आल्सो बी एक्सरसाइज फॉर वैलिडेशन ऑफ एन एक्शन। जो भी पावर यहाँ पर आपको दी गई है ना, उसके अंदर आप जो है वैलिडेट कर सकते हैं किसी भी एक्शन को, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी ऑलरेडी इनकर्ड इवन व्हेन द अथॉरिटी वैलिडेटिंग द एक्शन और एज द केस में भी हैड नो कॉम्पिटेंस टू डू सो, ठीक है। जब भी जो अथॉरिटी जो वैलिडेट कर रही है, अथॉरिटी वैलिडेटिंग द एक्शन एज द केस में भी हैड नो कॉम्पिटेंस टू डू सो एट द टाइम ऑफ एक्शन वाज टेकन, अगर उसके पास मतलब एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर नॉट टू बी डेलीगेटेड टू नॉन गेस्टेड ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो पावर्स है वो आपको नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स को जो है नहीं डेलीगेट करनी है। एक्सरसाइजिंग डेलीगेटिंग पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट केसेस, डेफिनेशन ऑफ पास्ट केसेस क्या है, whenever powers are delegated to an authority under these rules, the authority should be deemed to be competent to exercise those powers in respect of past cases also, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलता है कि जो ये अथॉरिटी जो है should be deemed to be competent to exercise those powers in respect of past cases also, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर means a case which had been finalized until the date of the said delegation although it recorded prior to the date, ठीक है। Subordinate authorities can exercise same financial powers in respect of capital expenditure also on matters covered by schedule 2 unless specifically restrict कर सकती है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में रिडेलीगेट देयर पावर्स टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरीज है whether with or without legislature may redelegate their own powers to in respect of their matters covered by schedule this to the head of department under them,
क्या बात बोलता है, ऑफिसर परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर टू द पोस्ट बट नॉट स्टैट्यूटरी पावर्स। ये बहुत बोलता है, ऑफिसर जो भी कोई है द परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज ये कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पोस्ट बट नॉट द स्टैट्यूटरी पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आया था कि एक कोई भी एक ऑफिसर है अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करंट ड्यूटीज ऑफ पोस्ट इन एडिशन टू हिज ओन कैन एक्सरसाइज, ये होता है कोई भी he can exercise administrative or financial powers vested in the full-fledged incumbent of the post, but he cannot exercise the statutory powers, whether these powers are derived from an act or a parliament। ठीक है, उस किसी भी तरीके से हो, रेगुलेशन बायलॉज अंडर किसी तरीके से नहीं करता। केयर टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन न्यू लाइन्स और न्यू आइटम्स, केयर टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन न्यू लाइन्स और न्यू, ठीक है, आपको क्या इसमें केयर रखनी है इसमें, ठीक है। इन एक्सेस पावर टू सैंक्शन अनयूजुअल कंटीजेंट में से शुड टेक केयर ड्यू केयर, ठीक है। फिर बोलते हैं आगे, मिनिस्टर शुड फर्दर रीडेलीगेट पावर्स टू सबऑर्डिनेट एंड रिव्यू मेड इन वंस इन 3 ईयर्स, उसके बाद रिव्यू कर सकती है 3 साल में। एसएनटी जो है इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूल 13 रूल का जो 14 पार्ट है, वो जो है एसएनटी इंस्टीट्यूशन क्या हुआ है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है 13 shall not apply to scientific, ठीक है, as such by the department of science as they are exempted from review of decision, ठीक है। तो रूल हमारा 13 का 4 क्या था कि अगर मैं कोई भी आर्टिकल है तो जीएफआर को फॉलो करना है, वो जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। may obtain post facto sanction after making payments in implementation of court order where the Supreme Court has passed final order, avenue of appeal and review has been exhausted, ठीक है। क्या बात करते हैं हेड ऑफ ऑफिस की, हेड ऑफ ऑफिस कौन होगा इसमें, देखिए हेड ऑफ ऑफिस का मतलब बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट administrator and head of department shall have the power to declare any gazetted officer subordinate to them as the head of office for the purpose of these rules। तो कोई भी डिपार्टमेंट है हमारा, मतलब कोई भी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक है, दे शैल हैव द पावर, उनके पास क्या है, दे हैव द पावर टू डिक्लेयर द पावर टू डिक्लेयर एनी गेस्टेड ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू देम एज द हेड ऑफ ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स, ठीक है, प्रोवाइड दैट नॉट मोर देन वन गेस्टेड ऑफिसर शैल बी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट अनलेस सच ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट इज डिस्टिंक्टली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी इन चार्ज जो है इज अंडर सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज एड हेड ऑफ ऑफिस होगा, ठीक है, ये बता दिया आपने। तो बोलता है इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, बोलते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब ये बात करते हैं रूल नंबर 15 की, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है बोथ मूवेबल और इमूवेबल शैल नॉट बी इंश्योर्ड एंड नो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल अंडरटेक एनी लायबिलिटी और इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इंश्योरेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट विदाउट द प्रीवियस ऑफ द सैंक्शन मिनिस्ट्री एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन बिलो। तो जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कोई भी है, जैसे जैसे मूवेबल है इमूवेबल है कोई भी है, शैल नॉट कह रहा है वो, ठीक है, शैल नॉट बोल रहा है, शैल नॉट बी इंश्योर्ड एंड नो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल अंडरटेक एनी लायबिलिटी और इनकर एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इंश्योरेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी विदाउट द प्रीवियस फाइनेंस एक्सेप्ट इन सच केसेस। क्यों से departments of the central government shall be competent to incur expenditure on the insurance of material equipment received on loan or aid as aid from foreign governments or international or other organizations if according to terms of the contract or agreements entered with the foreign government, ठीक है, कंसर्न इंश्योरेंस ऑफ सच मेटल नेसेसरी, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी कॉम्पिटेंट टू इनकर, तो इसमें इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द मटेरियल्स रिसीव्ड ऑन लोन, दैट इज मटेरियल एंड इक्विपमेंट जो है अगर वो लोन पर रिसीव हुए और एज एन एड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट है या फिर इंटरनेशनल है, ठीक है, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से कि टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये दे रखा है कि आपको जो है इनकी इंश्योरेंस करनी है, तो यस इस केस में आपको इंश्योरेंस करनी है नेसेसरी, ठीक है। तो बोलते हैं वेयर अ बुकिंग ऑफ गुड्स बाय रेल और रोड रिस्क इज प्रोवाइडेड एडिशनल चार्जेस above those prescribed for booking of goods at owner's risk rate being in the nature of insurance charges, department of the government shall be competent to, ठीक है, इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो अगर यहीं पर आपको आपको बात आती है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल्स आप जो है देते हैं रिसीव करते हैं ऑन लोन, ठीक है, और फ्रॉम एन एड फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, तो उस केस में इंश्योरेंस जो है इज नेसेसरी। दूसरा बात करते हैं हम कोई भी बुकिंग ऑफ गुड्स बाय रेल, ठीक है, बाय रेल रोड और के अंदर जो है चार्जेस अबव दोज प्रेफर फॉर द एडिशनल जो है चार्जेस अबव दोज प्रिस्क्राइब फॉर बुकिंग ऑफ गुड्स एट ओनर्स रिस्क रेट पर है,
बीइंग इन द नेचर इन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है क्या कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी जो डिपार्टमेंट है दैट शैल बी कॉम्पिटेंट टू इनकर सच एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर बुकिंग गुड्स फॉर इस तरीके से। इन केसेस वेयर देयर इज ओनली वन सेट रेट ऑफ चार्जेस फॉर कैरेज ऑफ गुड्स एंड देयर इज नो alternative owners on the such carriage charges are to be treated as free charges under 6. ठीक है, and in case where it is decided to insure properties or goods under the direct or indirect control of the central government, the department shall effect the insurance only with a nationalized insurance company. ठीक है, अगर कहीं पर भी लेना भी है तो आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना है, इंश्योरेंस ओनली विद a nationalized insurance organization, and where there is only set of ये तो only and for the procedure that may be later on by the finance manager to this. तो कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट डिपार्टमेंट में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस नॉट एक्सीडिंग 20,000। ठीक है, कि आप जो है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है मे इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस नॉट एक्सीडिंग 20,000 इन ईच केस ऑल कस्टडी ऑफ ऑल कॉस्टली एक्सीडेंट डेलीगेटेड इन आइटम्स। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रॉम रोड व्हिच आर नॉट डिसेबल एंड फॉर इंश्योरेंस इज कंसीडर्ड एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, exemption from compulsory insurance of vehicles, the motor vehicles owned by the central government which are used for purposes not commercial are exempt from अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क बाय वर्च्यू ऑफ दिस। कोई भी मोटर व्हीकल्स जो हैं दैट आर ओन्ड बाय exempt from compulsory insurance vehicles, मतलब कोई भी मोटर व्हीकल है which are owned by the central government which are used for the purpose and not run with any commercial enterprise, they are used for purpose and so they are exempt from compulsory insurance against third party risk by virtue of subsection 2 or 9 of 94 of the motor vehicle act, shall not therefore be insured. The vehicles used for purposes connected with any commercial enterprises may be exempted. The vehicles used for anyway अगर कोई जो vehicles that are used for any commercial enterprises exempted from compulsory insurance against third party risk by the department of the may be exempted from compulsory insurance. Fund has been established and is maintained in accordance with the rules made in this. ठीक है, for meeting any liability arising out of such vehicles which may be incurred to third parties in cases where such a fine has not been motor vehicle shall be insured against the in cases where such a fund has not been established the motor vehicles जो हैं used for the purpose of with any party department this। ठीक है, आगे बात करते हैं हम डेलीगेशन। हम आगे बात है हमारा डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू इनकम एक्सपेंडिचर, किसके पास पावर्स है। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 142 ऑफ द ट्रेजरी रूल हेड ऑफ ऑफिस में हैव द पावर टू ऑथराइज अगेन। अब यहाँ पर जो है जो भी आपके जो हेड ऑफ ऑफिस है ना, हेड ऑफ ऑफिस में हैव पावर टू ऑथराइज a gazetted officer serving under him to incur a contingent or miscellaneous expenditure on behalf। ठीक है, serving under him to incur a contingent and miscellaneous expenditure on his behalf subject to such additional limitation as may be laid down by him. The head of office shall however continue to be responsible for the correctness and regularity incurred by the gazetted officer so authorized। ठीक है, क्या बोलता है, ऑथराइज सेक्शन ऑफिसर टू साइन सैंक्शन फॉर पेटी कंटिजेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट अमाउंट टू रीडेलीगेशन। अगर ऑथराइज सैंक्शन, ठीक है, और रिमिशन ऑफ डिसअलाउंस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ, ये पढ़ लीजिएगा, ऑथराइजेशन बाय सेक्शन ऑफिसर टू साइन अगर कोई पेटी एक्सपेंडिचर डज नॉट अमाउंट टू रीडेलीगेशन। ठीक है, कोई भी अंडर सेक्रेटरी डिक्लेयर्ड एज हेड ऑफ ऑफिस अंडर रूल 14 में ऑथराइज एट हिज डिस्क्रिप्शन एंड सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन। ठीक है, कोई बस पैटी करने एक्सपेंडिचर है ओवर हिज ओन डेजिग्नेशन फैक्ट ऑफ मैटर व्हिच द अंडर सेक्रेटरी कमिटी डील विद। ठीक है, बट नॉट अमाउंट टू फॉर्मल डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, रिमिशन ऑफ डिसअलाउंस, अब ऑफ डिसअलाउंस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। रिमिशन मतलब क्या होता है, रिमिशन कहते हैं क्या होता है, रिमिशन का मतलब होता है an act of reducing cancelling the amount of money that somebody has to pay, तो माफ कर दें एक तरीके से। ओके, इज ऑफ लेसर इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पर ये चलेगा देन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और कैंसिलिंग द अमाउंट ऑफ मनी somebody has to pay, तो बोलता है रिमिशन ऑफ डिसअलाउंसेस, कोई भी डिसअलाउंस हो गया है बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। इस तरह से रिमिशन रिमिशन का मतलब देखिए छूट देना उसको ना।
by order and writing of made to government service. For the subject to the restriction mentioned in sub rule 2, Department of Government Administration and for the to whom powers may be delegated by or under special president may waive the, क्या कर सकते हैं, may waive the recovery of an amount disallowed by an audit officer or the account officer or otherwise found to have been overpaid to a government servant subject to the following conditions. तब रिमिशन जो है छूट ऑफ, एक तरह से रिमिशन दिया आपने, रिमिशन कर दिया आपने ऑफ डिसअलाउंसेस. The amount disallowed has been drawn by the concerned under title to it. Okay? By writing remission of disallowance. Disallowance क्या होता है? होता है means a denial. Such common use of term disallowance in legal sense include exit disallowance is a finding of the by the RSA that a business is entitled to a deduction or other tax benefit claimed by a tax return. ठीक है. Disallowance is basically a finding. Okay. That she is not entitled for. Okay? तो रिमिशन ऑफ डिसअलाउंस मतलब कि छूट दी गई जो डिसअलाउंसेस की, ठीक है, रिमिशन मतलब उसमें छूट दे सकते हैं. ठीक है, रिमिशन ऑफ डिसअलाउंस, ठीक है, बाय ऑडिट और राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स. अच्छा, उसके उसकी पावर्स क्या है? तो यहाँ पर बोला गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल ऑर्डर मे तरीके से मे वेव द रिकवरी ऑफ एन अमाउंट डिसअलाउड बाय एन ऑर्डर मिली गई है बाय एन ऑर्डर ऑफिसर और द अकाउंट ऑफिसर अदरवाइज फाउंड टू हैव बीन ओवरपेड, अदरवाइज फाउंड टू हैव बीन ओवरपेड. आप उनको छूट दे सकते हैं. द अमाउंट डिसअलाउड हैज बीन drawn by the government servant concerned under reasonable belief that was entitled to it. ठीक है, if in the opinion that recovery जो है इसमें was undue hardship and recovery is impossible. इन तीन केसेस में आप उनको छूट दे सकते हैं. Authorities mentioned shall not have the powers to waive recovery. Authorities mentioned in sub rule 1 जो भी है ना, shall not have the powers to waive recovery of emoluments of nature of pay as defined in this, where the overdrawl जो है has been occasioned by delay in notifying or reversion, or where such withdrawal has been disallowed by the after 1 year of the date of payment, where the recovery relates to a government servant and where the amount involved does not exceed 2 months pay of the government servant. The powers of the order officer and accountant to waive objections or to forego recovery or irregular expenditure in his shall be such as may be laid down separately by the government time to time. Okay? ये कहता है रिमिशन आप छूट दे सकते हैं, आप वो डिसअलाउंस में वो जो फाइंडिंग्स के अंदर ऑडिट ऑफिसर के द्वारा फाइंडिंग किया जिसके कहते नहीं ये तो इसके अंदर इनको एंटाइटल नहीं है, इन्होंने किस तरीके से, तो उसमें भी आप छूट दे सकते हैं बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट मेड बाय, तो कौन करता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया अंडर या फिर प्रेसिडेंट हो गया, उनको वेव ऑफ कर सकते हैं रिकवरी ऑफ एन अमाउंट जो भी डिसअलाउ की गई है बाय एन ऑडिट ऑफिसर. उसमें क्या है, एक तो रीजनल बिलीफ होना चाहिए कि जो ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू, इसको नहीं पता होना चाहिए क्या अमाउंट डिसअलाउड हैज़ बीन ड्रॉन. जो अमाउंट जो है ना, जो भी अमाउंट डिसअलाउड हैज़ बीन ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट resident believe that he was entitled to it if that the recovery will cause him undue hardship or recovery is impossible. इन तीन केसेस में बोलता है authorities mentioned in sub rule 1 shall not have the power to waive recovery. यहाँ पे ये जो जितनी पावर है shall not have the powers to waive recovery. सब रूल 1 की जो जो ये हैं जितनी भी सब रूल 1 के अंदर जितनी पावर्स ये दिखाई गई हैं, जैसे of emoluments of nature of pay as defined in FNN where the overdrawl जो है has been occasioned by delay. यहाँ पर जो overdrawl हुआ है ना, it has been occasioned किसकी वजह से हुआ है, by delay in notifying promotion or reversion, or where such overdrawl has been disallowed
अकाउंट आफ्टर 1 ईयर दी पेमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए ऑडिट ने उसको डिसअलाउ किया 1 साल के बाद, ठीक है, तो इस केस में भी जो है द अथॉरिटीज मेंशन इन सब रूल शैल नॉट हैव द पावर टू वेव रिकवरी, वो रिकवरी को वेव नहीं कर सकते, शैल नॉट हैव द पावर्स टू वेव रिकवरी, ठीक है। इन केस में जो ओवररोल है बाय डिले, आपने ओवररोल किया दैट हैज बीन ओकेजन्ड बाय डिले इन नोटिफाइंग प्रमोशन और रिवर्जन, बाय डिले इन नोटिफाइंग प्रमोशन और डिसअलाउड बाय द ऑफिसर आफ्टर 1 डेट, फिर द रिकवरी जो है रिलेट्स टू अगेंस्ट ऑफिसर, जहाँ पर भी वो shall not have the power to waive recovery, फिर दी रिकवरी जो है दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। और वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व डज नॉट एक्सीड, जो अमाउंट है वो डज नॉट एक्सीड 2 months ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न, मंथ की पे से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसके आगे बात करते हैं, हमारा आगे आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। अब वो क्या क्या हम देख लेते हैं, हमारा यही जो है आपका कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कि स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए। बोलते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ रूल, क्या कह रहा था आपका रूल 13 ने बोला आपका पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन रूल 13 डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्कीम और प्रोजेक्ट द टोटल आउटले ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 1 crore 50 lakh इफ दैट स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिए विदाउट प्रेजुडिस जो भी पावर्स दिए रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक डिपार्टमेंट है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मे सैंक्शन एक्सपेंडिचर, वो सैंक्शन एक्सपेंडिचर कर सकता है, ठीक है, ऑन एनी स्कीम और प्रोजेक्ट द टोटल आउटले ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं करेगा, जिसका जो टोटल आउटले है ना, विच डज नॉट एक्सीड द रुपीज़ 1 crore 50 lakh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द स्कीम हैज़ बीन, अब और जो इसके साथ साथ में द स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब कोई भी मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मतलब बोला था हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद लिस्ट ऑफ द ऑफिस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बोला था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बोल रखा है, डिपार्टमेंट का मतलब बोल रखा है यहाँ पर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो बोलते हैं अगर जो किसी भी उनको विदाउट प्रेजुडिस द रूल प्रोविजन रूल 13 में तो वैसे ही जो पावर्स दे रखी है ना आपको ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, अब सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज कौन है यहाँ पर, ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर कौन है सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, मीन्स अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी मिनिस्ट्री या फिर कोई भी जो है एनीथिंग सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ 50 लाख तक का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको वो विदाउट प्रेजुडिस डिपार्टमेंट जो है कोई भी उसको सैंक्शन कर सकता है, प्रोवाइड दैट वेयर अ प्रोजेक्ट एज अ होल हैज बीन सैंक्शन आफ्टर स्क्रूटनी एंड एक्सेप्टेंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। फर्दर कन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्कीम्स इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट इवन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन सच एक्सीड्स रुपीज
1 crore 50 lakh, ठीक है। फर्दर वेयर प्रोजेक्ट हैज एज अ होली हैज़ बीन सैंक्शन आफ्टर स्क्रूटनी, ठीक है। मतलब जो है दैट हैज़ बीन जो सैंक्शन हुआ है, दैट हैज़ बीन सैंक्शन आफ्टर स्क्रूटनी एंड एक्सेप्टेंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फर्दर कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री, कंकरेंस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये देखिए इसके ये कह रहे हैं, फर्दर concurrence of the finance ministry shall not be required for sanctioning expenditure on the various constituent schemes। constituent मतलब उससे constituent जो उसके अंदर ही आ रही है ना, including the present if the magnitude of the expenditure involved in any such scheme exceeds rupees 1 crore 50 lakh। That has been sanctioned, ठीक है। Further concurrence of finance ministry shall not be required for sanctioning expenditure on various constituent schemes, on the various constituent schemes included in the project, ठीक है। even if, अगर उससे मतलब जी अगर इवन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है अगर इन्वॉल्व इन एनी कॉन्स्टेंट स्कीम्स जो है एक्सीड करता है रुपीज़ 1 लाख करोड़ 50 लाख से, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर प्रोवाइड फर्दर दैट अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सैंक्शन एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द ओरिजिनल एस्टिमेट्स ऑफ अ सैंक्शन स्कीम अप टू 10% और अप टू 10%, कितना अप टू 10% और रुपीज़ 5 करोड़ whichever is less। यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख बोल रहे हैं। But further approval of finance shall not be required to sanction excess expenditure over the original estimates of a sanctioned scheme up to 10%, चाहे 10% या फिर 5 करोड़ whichever is less, जो भी जितना भी कम होगा, ठीक है। In the case of plan scheme and 10% of rupees of 3 करोड़ whichever is less in the case of non plan scheme। तो पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्लान स्कीम में कितना है और आपका नॉन प्लान स्कीम में, ठीक है। आपका नॉन प्लान स्कीम में कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला इन्होंने कि 1 करोड़ 50 लाख का तो आप वैसे ही दे सकते हो। प्रोवाइड फर्दर दैट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो भी अप्रूवल है ना, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सैंक्शन एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ अ सैंक्शन स्कीम अप टू 10% रुपीज़ 5 करोड़ इन केस ऑफ प्लान स्कीम के अंदर अप टू 10% और रुपीज़ 5 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अप टू 10% और रुपीज़ 3 करोड़ विच एवर इज लेस इन द केस ऑफ अ प्लान स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें बात आती हैं कि प्लान स्कीम और नॉन प्लान स्कीम में, दोनों में 10% है, लेकिन नॉन प्लान स्कीम में 3 करोड़ है और वहाँ पर 5 करोड़ है। और ये वहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर का नोट रिक्वायर्ड, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो अप्रूवल जो है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड नहीं है टू सैंक्शन एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ सैंक्शन स्कीम अप टू 10% और रुपीज़ 5 करोड़, ठीक है। अप टू 10% ऑफ द 5 करोड़ और whichever is less in the case of a plan scheme और 10% of rupees और 3 करोड़ whichever is less in the case of a plan scheme। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। unless the scheme or project has been substantially altered। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है वो देख लीजिए आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, क्या क्या हो रहा है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं विदाउट प्रोजुडिस टू द, अगर जो भी रूल 13 के अंदर जो पावर दे रखी है वो ठीक है, कोई भी सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है मे सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्कीम और प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका जो टोटल आउटले है अगर वो 1.5 करोड़ से उसमें नहीं आता, ठीक है, और अगर वो जो है अपने अपने तरफ से मे सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्कीम और प्रोजेक्ट जिसका टोटल आउटले 1.5 करोड़ तक का है, 1 करोड़ 50 लाख का, और दैट स्कीम जो है हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय, अगर वो स्कीम अप्रूव कर दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तो 1.5 करोड़ तक का वो जो है सैंक्शन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट एज अ होल हैज़ बीन सैंक्शन, पूरा प्रोजेक्ट ही हो गया आफ्टर स्क्रूटनी और बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस केस में यहाँ पर ऊपर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, किसी स्कीम और प्रोजेक्ट की, ठीक है। वहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट में सैंक्शन एक्सपेंडिचर स्कीम द टोटल आउटले व्हिच डज नॉट एक्सीड इतना, दैट सैंक्शन हैज, अगर स्कीम अगर कर दी है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कर दिया है, लेकिन अगर उसी पर ही जो प्रोजेक्ट जो हैज बीन सैंक्शन आफ्टर स्क्रूटनी एंड एक्सेप्टेंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर उसको जो है आपने वो सैंक्शन किया गया है पूरा स्क्रूटनी के बाद, एकदम पूरी उसकी स्क्रूटनी हुई है उसकी और एक्सेप्टेंस हुई है, ठीक है, आफ्टर द स्क्रूटनी एंड एक्सेप्टेंस बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, अगर हुआ है तो फर्दर कन्करेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट स्कीम्स, जो भी उसके अंदर इंक्लूड स्कीम्स है ना उसके अंदर करनी नहीं आपको कुछ भी अलग से जो है देखिए प्रोग्राम वेर द, जहाँ पर भी जो कोई प्रोजेक्ट, अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है कोई भी स्कीम है, ठीक है, अगर वो आपकी
वो अप्रूव स्कीम कर दी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दी, ठीक है, तो वो 1.5 करोड़ तक जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकता है। इसके अलावा एक और बात है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो जो मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिनको सैंक्शन किया आफ्टर स्क्रूटनी एंड एक्सेप्टेंस बाय दिस, ठीक है, तो उसके अंदर फर्दर कंकरेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं होगी। क्यों? अगर उसके अंदर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूंट स्कीम्स आती है उसके अंदर, ठीक है, इवन उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो जो है एक्सीड करता है 1.5 करोड़ से भी ऊपर। लेकिन इसमें बोला 1.5 करोड़ से कितना ऊपर, उसमें बोला गया है कि दोबारा, एक तो दोबारा आपको लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा बोला गया कि अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर ओवर द ओरिजिनल एस्टिमेट ऑफ सैंक्शन दैट इज अप टू 10%। मतलब 1.5 करोड़ तक का तो आपने वैसे कर दिया, ठीक है, और शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर, अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो उसके अंदर लेने की जरूरत नहीं। 1.5 करोड़ से कितना ऊपर, 1.5 करोड़ से ऊपर 10%, यानी कि 10%, या फिर कोई भी 5 करोड़, विच एवर इज लेस। मान लीजिए कोई आपने गवर्नमेंट से आपने स्कीम अप्रूव कराई, एक आपने अप्रूव कराई 1.5 करोड़ की, 1.5 की, ठीक है, तो फिर आपने उसके अंदर कुछ स्कीम एक और भी आपकी चली, एक और जो आपकी स्कीम कौन सी चली, स्कीम चली जिसका नाम हमने बताया जो कि इंक्लूडेड थी, कॉन्स्टेंट स्कीम इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट, कोई भी जो स्कीम थी वो इंक्लूड थी उसके अंदर, तो उसका भी आपको उसके आपको दोबारा से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। लेकिन किस केस में वो फर्दर कह रहा है कि अप्रूवल जो है तब भी लेने की जरूरत नहीं है अगर उसका जो अमाउंट है ना, 1.5 करोड़ की आपने शुरू करी, इंक्लूड होगी उसके अंदर कुछ और स्कीम, तब भी लेने की जरूरत नहीं है अगर वो उसी अमाउंट के अंदर आ रहा है तो। लेकिन अगर वो 10% या फिर 5 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है, ठीक है, सैंक्शन जो है, फर्दर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सैंक्शन एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर दी। अगर वो जो एक्सेस एक्सपेंडिचर 10% है, यानी कि 1.5 करोड़ था वहां पर, 1.5 करोड़ का 1.5 लाख रुपया और ऊपर बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बड़ी स्कीम आपने कोई अप्रूव कराई, मान लीजिए आपने कोई 100 करोड़ रुपए की स्कीम करवाई, ठीक है, तो उस केस में अगर 10% या फिर कितना बोला, 10% या फिर 5 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर जाएगा, वो जो कौन सा एक्सेस एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, किसकी, एक्सेस जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या तो 10% होगा या फिर 5 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो भी लेस होगा। प्लान स्कीम के अंदर है ये 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और नॉन प्लान स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपए, ठीक है, यही था बस। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन रिलेशन टू पब्लिक वर्क्स, अगर हम पब्लिक वर्क्स की बात करें, ठीक है, पब्लिक वर्क्स की बात हो रही है, द पावर कन्फर्ड बाय दिस रूल शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सीपीडब्ल्यूडी कोड, द सीपीडब्ल्यूडी अकाउंट कोड, रेलिवेंट डिपार्टमेंटल कोड इशूड आफ्टर कंसल्ट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड और एनी जनरल। तो ये क्या होगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, फिर आफ्टर कंसल्ट विद मैनेजमेंट और एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ, ठीक है, इशूड आफ्टर कंसल्टेशन विद फाइनेंस मिनिस्ट्री और कोई स्पेशल ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट के, फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग द लिमिट ऑफ रुपीज 1 करोड़ 50 लाख द entire cost of scheme up to the date of completion, both recurring non-recurring, including the cost of works, even where the provision for such work is made in a demand under the control of another department shall be taken into account। मतलब पूरी की पूरी लिमिट 1.5 करोड़ की है बस, 1 करोड़ 50 लाख की, ठीक है। इसके अलावा बोलता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, एनी जनरल द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट मे सैंक्शन, अब यहाँ पर बोलता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है मे सैंक्शन एनी एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज, जो है मे सैंक्शन एनी एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज और अदर रोड्स विच आर अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर एक एक्सेप्शन दे दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बात बोलते हैं इसके बारे में, एन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल ऑपरेट एज सैंक्शन टू इनकर एक्सपेंडिचर और माइनर वर्क्स एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू इशू एनी फॉर्मल ऑर्डर कन्वेइंग सैंक्शन टू इनकर एक्सपेंडिचर इन सच केसेस, ठीक है। तो बोलता है एन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल ऑपरेट एज सैंक्शन, ठीक है, कोई भी रीअप्रोप्रिएशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होती है शैल ऑपरेट एज सैंक्शन टू इनकर एक्सपेंडिचर और माइनर वर्क्स। जब भी कोई भी अगर आप एक्सपेंडिचर ऑन माइनर वर्क्स करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए एन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं आप, रीअप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं। इट शैल ऑपरेट एज सैंक्शन टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन माइनर वर्क्स, ठीक है, एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू एनी टू एंड नॉट नेसेसरी, और इसके अलावा ये नेसेसरी नहीं होगा टू इशू एनी फॉर्मल ऑर्डर कन्वेइंग सैंक्शन टू इनकर एक्सपेंडिचर इन सच केस, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं।
यहाँ पर बोला गया आपको कि एक मिनिस्ट्री से के अंदर में आया है एक अप्रूवल एंड अप्रेजल ऑफ प्लान स्कीम. The limit of rupees 5 crore laid down in rule to sanction expenditure on schemes. A department having integrated finance may exercise the power to sanction a plan scheme costing less than 100 crore. Well, the scheme जो है has been accepted by Minister of Finance as per the pre-budget stage. The enhanced power will be exercised they mentioned. Okay, ये कहीं ना कहीं important बन प्लान स्कीम अप टू 5 करोड़ जो है मिनिस्ट्री कर सकती है. जहाँ पर IFT है वहाँ पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार कहीं ना कहीं. एंड अप्रूवल ऑफ प्लान स्कीम है ऑन सिस्टम IFT है यहाँ पर. लिमिट ऑफ रुपीज 5 करोड़ down in rule to sanction schemes. Having 5 करोड़ जो है मिनिस्ट्री कर सकती है. 5 से 25 करोड़ तक है. स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न the chairmanship of secretary with financial advisor and joint secretary director as member for inventing representative of department of. ठीक है, आपको 5 से 25 करोड़ तक का कोई बजट स्टेज. 5 से 25 करोड़ तक का, पहले 5 करोड़ तक का तो मिनिस्ट्री पास हो गया. फिर 5 से 25 करोड़ तक को भी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट the chairmanship of secretary with the financial advisor and joint secretary director of the concerned division as provision for representative of the planning commission department of. चाहे 25 करोड़ से 100 करोड़ तक का कौन करेगा, आपको EFC करेगा. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी. डिपार्टमेंटल EFC will be chaired by secretary of the administrative department. Include the financial advisor, planning committee, department. 100 करोड़ से 200 करोड़ तक मेन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी. ठीक है, EFC कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर. ठीक है, विल बी देन प्लानिंग कमेटी आपका ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. और 200 करोड़ से और बियॉन्ड आ जाएगा PIB, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड आ गया. अब EFC आ रहा था सर. फिर EFC चेयर्ड बाय सेक्रेटरी फंड विल बी EFC or PIB will present quorum for any. So their company will require approval of the company as a three. In respect of scientific ministry department, the appraisal for EFC will continue to be chaired by concern irrespective of the outlet. Other ministry PSC have power for take guidance for scheme. बोलता है ओरिजिनल पोस्ट लेस देन 50 करोड़ जो है 50 करोड़ से बट लेस देन 50 करोड़ का मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अथॉरिटी फॉर ओरिजिनल 2 करोड़ से ऊपर जाता है तो कैबिनेट. यहाँ पर हमने जो बात किया वो था प्लान एक्सपेंडिचर प्लान स्कीम प्लान प्रोजेक्ट बात करते हैं. मगर अगर हम बात करें लोन प्लान की,
फाइनेंशियल लिमिट नॉन प्लान स्कीम 75 करोड़ रहेगी सेकंड। नाउ बात करते हैं हम इसमें पावर टू रिलीज फंड्स, मतलब किसके पास पावर है वो फंड्स को रिलीज करने के। बोलता है सब्जेक्ट टू द existence of specific allotment in the budget for appropriation transaction for the purpose from the contingency and observance of the laid down by the finance and the department of Finance shall have powers to release fund for capital of statute corporations or companies wholly owned by the central government। मतलब एक तरीके से ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस स्पेसिफिक अलॉटमेंट, अगर कोई स्पेसिफिक अलॉटमेंट हुई है तो उसके बाद अलग है इन द बजट और अप्रोप्रिएशन फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यू दिस the departments of central government जो है they shall have the powers to release funds for investment as equity capital of statutory corporations companies wholly owned by the central government। Grants and loans, departments of the central government and institutions shall have full powers to sanction grant and aid including scholarship and loans। तो एक तरीके से तो ये जो भी डिपार्टमेंट ऑफ जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं दे शैल हैव फुल पावर्स सैंक्शन ग्रांट इन एड इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप या लोन, कुछ भी कर सकते हैं तरफ से वो। प्रोवाइड दैट सच ग्रांट्स इन एड इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप और लोन्स आर इन द अकॉर्डिंग विद द रूल्स with the previous consent of the finance ministry। grants and scholarship loans are in the are in जो भी स्कॉलरशिप या लोन्स है आर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और प्रिस्क्राइब्ड विद इन दी with the previous consent of the finance ministry। The rate of interest shown on the period of payment thereof are fixed with the previous consent of the rate of interest जो है on loan और जो period of payment है they may fixed with the previous consent of the finance ministry unless the rate of interest on the period of payment there will as prescribed in general special of that ministry। ठीक है। 21 पर आता है आपका इंडेंट कॉन्ट्रैक्ट और परचेज के बारे में बात करते हैं। बोलता है the indent contract per example, subject to the provision of these rules and provisions of the GFR General Financial Rules 19 governing the purchase of stores in the public service department shall have full powers। तो यहाँ पर भी क्या बोलता है कोई भी जो डिपार्टमेंट है ना आपका मिनिस्ट्री जो है दे शैल हैव द फुल पावर्स सैंक्शन एक्सपेंडिचर परचेज और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेक्निकल कोलैबोरेशन अपने आप। ठीक है। फॉर परचेज एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट और टेक्निकल कोलैबोरेशन कंसल्टेंसी कुछ भी कर सकते हैं। The power under this rule shall be exercised up to ₹20 crore, up to ₹20 crore for open, ये बता दिया 20 करोड़ का इसमें करनी है और 20 करोड़ करनी है आपको फॉर ओपन और लिमिटेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू ₹5 crore for negotiated or single tender propriety contracts and up to ₹2 crore for agreement contract on technical collaboration, 2 crore for technical collaboration and consultancy services, 5 crore for 5 crore for negotiated single tender inquiry property, okay? 2 crore for technical collaboration and this by the secretary and the department concerned and contracts of purchase amount which exceed this value in the categories shall be required approval of minister in the charge of the department। और जहाँ पर भी exceed करेगा the amounts of which exceeds these values in the category shall require the approval of minister। तो वहाँ पर आपको अप्रूवल चाहिए मिनिस्टर का। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताया है कि सबसे पहले सारी पावर जो डिपार्टमेंट के पास है और पावर्स अंडर द रूल शैल बी एक्साइज अप टू रुपीज़। अगर 20 करोड़ तक की बात है तो उसमें ओपन और लिमिटेड टेंडर कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। 5 करोड़ तक की बात है तो उसमें नेगोशिएटेड और सिंगल टेंडर या फिर नेगोशिएटेड या फिर सिंगल टेंडर और प्रोप्राइटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और 20 फिर 5 फिर 2 करोड़ फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर एक्सीड करता है तो अप्रूवल की जरूरत पड़ती है बाय दी
minister, notwithstanding anything contained in sub-rule 2 A, B, in case where the award of contract or purchase or consultancy is inseparable, यहाँ पर जो है purchase or consultancy is inseparable linked with the project of the scheme forms a part of this. For the proposal for SFC or a committee on non-plan expenditure or plan finance committee or cabinet, the same will be processed as per the financial limits laid down for sanction for schemes for the command authority. It contained sub rule A and B in the cases where the award of contract, जहाँ पर जो है ये जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑफ कंसल्टेंसी है इज इनसेपरेबल linked with the project of scheme for parts of the proposal of standing finance committee, ठीक है, and forms a part of the SFC standing finance committee or committee on plan or expenditure finance committee or cabinet. The same will be processed as per the, फिर क्या होगा, the same will be processed as per the financial limits, ठीक है, laid down for sanction of such schemes, ठीक है. एक्सप्लेन इन दिस रूल द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट्स, हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीजेस फॉर हायरिंग अकोमोडेशन. तो यहाँ पर ये पहले ही बताया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स क्या क्या है, दैट इज आपका क्या क्या है, आपका मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आपका कोई भी, इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज फॉर हायरिंग ऑफ लीजेस फॉर हायरिंग अकोमोडेशन फॉर ऑफिस रेजिडेंशियल and other purpose shall however be regulated under this and other purposes shall however be regulated under item 16 in this. The contract extends over a period of the total value over the entire period of currency shall be taken for the purpose of applying the limit. Further, limited which results in only one effective offer shall only be treated as single tender contract. कोई भी अगर मान लीजिए आपने कोई भी ओपन टेंडर किया, फर्दर लिमिट टेंडर और ओपन टेंडर which results in only one effective offer shall be treated as single tender contract. Okay. Okay. फिर नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग ऑपरेशंस की. ट्रेड वाले जो ऑपरेशंस है उनको किस तरीके से करेंगे. फॉर द नोट एंड ऑल प्रपोजल्स फॉर द पर्पज ऑफ कमोडिटीज for the purchase of commodities not intended for government consumption but for sale or issue the public, state government or any authority. Trading for the purpose of not intended, okay, for government consumption but for sale to the public, state and government or any other authority. Okay. For the अलावा क्या है, for the fixation of prices in respect of direct trading operations government. Contain all proposals for the purpose of this for the fixed price in direct trading operations of government from government companies and undertaking which may be referred to the government for fixed price for the government companies and undertakings which may be referred to the government for fixation which may be referred to the government for fixed prices for their products or stocks shall be referred to the, तो क्या करना है, all shall be referred to the finance minister for approval. ये important है. These all shall be referred to the finance minister before approval. ठीक है. Provide however that a proposal under clause A or clause B, ठीक है, may not be referred to finance minister if the value of transaction is below rupees 1 crore. यहाँ पर इन दोनों केस में जो है अगर ये 1 करोड़ से लेस है then no need for ठीक है. Provide further that a proposal may not be referred to the ministry. Clause A और clause B जो है may not be referred to Ministry of Finance और कंसर्न द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन. वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है ट्रेडिंग में भी अगर वो 1 करोड़ से कम है तो ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर द फिक्सेशन. बट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनी से ले रहे हैं आप तो डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन की बात हो रही है. डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑपरेशन की बात हो रही है. यहाँ पर बोलते हैं फॉर गवर्नमेंट बट फॉर सेल और इशू टू द पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी. नेक्स्ट बात करता है आपका पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन मनी. What do you mean by commutation? In respect of a pension divisible between the central government and the state government or state governments, it shall be competent for a department for government to authorize the debit
to the Consolidated Fund of India of the commuted value of the portion of the pension of a pensioner not exceeding the commuted value of the government share to the pension, although the state government concerned or any of them have not provided any funds to meet the payment of their respective shares of commuted value. क्या समझ में नहीं आया? सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन। कम्यूट नहीं कराते। कम्यूटेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग कम्यूटिंग the act of changing a punishment to one that is less severe. Okay, commutation, payment of commutation money. Okay, कम्यूटेशन मनी समझते हैं, जैसे जो मेरे ख्याल है जो पेंशन के टाइम पे जो हम कम्यूटेशन इन पेंशन के पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट इन lieu of a portion of pension surrendered voluntarily by the pension based on a duration of ना, 10 साल तक मान लीजिए कि एक साथ आप हमें 50 लाख रुपए दे दीजिए और 10 साल तक हम आपको वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। तो पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन मनी किस तरह, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन, अगर कोई भी जो पेंशन है दैट इज डिविजिबल बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इट शैल बी कॉम्पिटेंट, तो कौन क्या है, विल बी कॉम्पिटेंट फॉर अ डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज द डेबिट, ओके, ऑथराइज टू द डेबिट to the Consolidated Fund of India of the commuted value, the portion of the pension of a pensioner not exceeding the commuted value of the सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है पेंशन एक्सीडिंग, उतना ही आपको ऑथराइज द डेबिट टू द, उतना ही करेगा जितना उनके उसमें आ रहा है, ठीक है, पेंशन, ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न और एनी ऑफ देम हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी फंड्स, ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट इसके अलावा बोलते हैं pension, although the state government जो है concerned or any of them have not provided any funds to meet the, although the state government concerned or any of them have not provided any funds to meet the payment of their respective shares of the commitment, तो वो मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो ऑथराइज है उसको डेबिट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कमिटेड वैल्यू वो उतना ही देगी जितना उनका शेयर बन रहा है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेल एटसेट्रा ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, मतलब क्या है सेल एटसेट्रा ऑफ पब्लिक बिल्डिंग किस कैसे कर सकते हैं, so that subject to the conditions set out below, the departments of central government and administration shall have full powers, condition set out below, okay, the departments of central government जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है they have full powers to sanction sale or dismantlement of public buildings other than a purely temporary structure, ठीक है, provided ठीक है, other than those of a temporary structure provided that these are not exercised with the consent of the financial advisor, so provided rules is with the concurrence their financial advisors, ठीक है। कंडीशन क्या है, नो पब्लिक बिल्डिंग शैल बी सोल्ड और डिसमेंटल्ड अनलेस इट basis that it is not required, ऐसा डन करना आपको that it is not required by any other department, no public building shall be demolished unless it is structurally dangerous, unless जो है structurally dangerous condition and or it is beyond economic affair, okay, and be certified by appropriate technical authority or it is necessary to vacate the site of the building, a more important building or structure, right, for important, or it is necessary to vacate the site for a more important government building or a public building, mm, and the sale or dismantle of which is sanctioned in exercise of the powers conferred by this rule shall be disposed of by it shall be disposed of by public auction to the CPWD, okay, through CPWD or the local public works department in area where the CPWD works does not operate. Power conferred in this rule shall be exercised only if the administrative control of the building rests in the authority sanction of its sale, तब तभी करना है आपको, shall be exercised only if the administrative control of the building rests in the authority sanction for its sale or dismantling. The Department of Government Administration shall have full powers to sanction purely technical temporary structure,
Purely temporary structure means structure the life of which is not more than 2 years. The chief engineer बोलते हैं, the chief engineer and additional chief engineer and the other officers of the civil department have the power to specify in this in regard to the sale of development under the administration of the department. Ministry of External Affairs shall have the power to sanction the development of the public building road. करेगी इनको अब्रोड वालों की, और यहाँ पे चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर्स ऑफ CPWD वो करते हैं, बट डज नॉट एक्सीड 1 crore. The book value of which does not exceed 1 crore. The certificate condition not necessary. Communication of audit. कौन कौन से आपको जो सैंक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने पढ़ा था तरीके पे, एग्जाम के अंदर भी आया हुआ था। हमें कौन कौन से जो है वो अपने तरफ से बताने हैं। देखिए, whenever the consent or sanction of a finance ministry is required and the consent or sanction shall be communicated to the auditor by the department concerned until adding a clause to the sanction, ठीक है। So whenever the consent or sanction of the finance ministry is required under these rules, such communicated to the auditor. Whenever the consent of the finance ministry is required under these such kind of sanction to the party where the integrated finance scheme has been introduced, where the integrated finance advice scheme has been introduced by adding a clause to the sanction. The concurrence of finance branch, finance where the consent or sanction of the finance ministry is required under these rules such to audit pay audit या फिर पे ऑन अकाउंट ऑफिसर को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और वहाँ पर जहाँ पर where the integrated finance advice scheme by adding a clause to where a financial sanction is by a department, where a financial जो है to be issued by a department or by the FA consultation by those consultation the IFA integrated finance community audit that the sanction is in concern with the IFA by overruling of ministry by overruling the secretary of ministry by over by the approved department. Further clarification approved रिपील, अब रिपील कौन कर सकता है, रिपील या फिर सेविंग्स बोलते हैं। द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स 1958 इज हियर बाय रिपील्ड। इससे पहले DFPR 19 ये 19 करिए कौन सा है ना वाला ये 78 आपके उसके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ 19 पहले, इससे पहले कब थे वो 98 में थे। Provided that such a repeal shall not affect anything done, anything order issued, any action taken right by before coming into the force of delegation power rules, and all sanctions taken mention of the continue to be operative and provided further that all delegations made to any authority under special orders of the government shall continue to remain in force by president. Provided for that all delegations made to any authority under special orders of the government shall continue to remain. Nothing shall apply to the Ministry of Railways, authorities subordinate to the Ministry of Department of Atomic Energy and road whose powers with the Department of ऑल राइट। तो इसके अलावा हमारे पास ये कुछ शेड्यूल हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे इन शेड्यूल के ऊपर क्या क्या है। शेड्यूल 1 के अंदर कहता है जो भी आपका लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन जिस तरीके से हो गया, नीचे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आ गया डिपार्टमेंट ये, देन डिपार्टमेंट ऑफ फूड,
जो कॉमर्स के अंदर आ गया डिपार्टमेंट। ये क्या है आपकी, ये लिस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आता है आपका, सब में से ऐसे ही हैं। और ये शेड्यूल 2 के अंदर आता है पावर्स टू क्रिएट परमानेंट पोस्ट। के पास में पावर्स हैं टू क्रिएट परमानेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में किसके पास पावर्स हैं? सेक्रेटरी पोस्ट नॉट अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी, अदर पोस्ट कैरिंग प्रिस्क्राइब्ड स्केल ऑफ मैक्सिमम डज नॉट एक्सीड 45 सुपर मेंशन the departments के the powers of subordinate authorities for classified regulated by separate order. Okay. Rule 3 में बोलता है power to create temporary post है जी। शेड्यूल 4 के अंदर बोलता है पावर ऑफ अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन, ओके। देन शेड्यूल 5 के अंदर बोलता है पावर ऑफ इनकरिंग कंटिजेंट एक्सपेंडिचर, कौन कौन है, ठीक है। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर का भी बताया गया इन्होंने, दैट इज हेड ऑफ ऑफिस, जैसे अदर देन एंड सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ 1000 रुपये पर मंथ है। नॉन टेक्टरिंग में आपका 5000 रुपये पर डिपार्टमेंट हेड ऑफ ऑफिस अंडर सेक्रेटरी जो 1000 रुपये का, 5000 रुपये। फिर बोलता है नेक्स्ट जो अपेंड फाइव के अंदर बाइसिकल का कोई दे रखा है इन्होंने, देन हैव चार्ज फॉर रेमिटेंस ऑफ ट्रेड कन्वेंस हायर के लिए हो गया कोई, ठीक है। एक्सक्यूज मी। All right, with this, thank you so much. Have a great day.